This is Umar and welcome back on One Street Vlogs. Don't forget, this channel is all about settlement, business growth and tourism. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कमेंट्स और कंसर्न्स की, जो आप लोगों की तरफ से कमेंट्स आते हैं, कंसर्न्स आते हैं और बहुत सारों को मैं पिछले काफ़ी दिनों से रिप्लाई बैक नहीं दे रहा। हेक्टिक रूटीन की वजह से रूटीन काफ़ी टफ हुई हुई है मेरी, और फिर रेकमेंडेशंस आप लोगों ने मांगी है, वो रेकमेंडेशंस दूंगा कि मेरी तरफ से क्या सजेशंस हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपॉलॉजीज़ कि मैं आप लोगों के कमेंट्स और कंसर्न्स जो आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर किए हुए हैं और फेसबुक पेज, GSS के फेसबुक पेज के ऊपर और इंस्टा पे भी मुझे काफ़ी मैसेजेस किए हुए थे लोगों ने, तो मैं रिप्लाई बैक नहीं दे सका। रूटीन काफ़ी मेरी टफ़ हुई हुई है और काफ़ी सारे लोग कहते हैं यार लाइव क्यों नहीं आते। तो यार मैं थोड़ा सा अपनी रूटीन के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि ऑलमोस्ट कोई टर्किश टाइम कोई तकरीबन 10:30 और 11 o'clock मैं ऑफिस जाता हूँ और फिर वहाँ से ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 5 और 6 PM पे फ्री होता हूँ। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज़, और रात को फिर जो है फिर कॉल सेंटर सर्विसेज है हमारी, बैक ऑफिस पाकिस्तान में है और USA के साथ टाइम का काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ के जब शाम के 5-6 बजते हैं तो ईस्टर्न साइड पे USA में ऑलमोस्ट कोई वहाँ पे उस टाइम पे 9-10 बज रहे होते हैं। तो फिर हम लोग जो है ईस्ट कोस्ट साइड भी कवर कर रहे हैं और वेस्ट कोस्ट साइड भी कवर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सोते सोते सुबह के 5-6 बज जाते हैं। फिर सुबह 5-6 बजे सो के फिर उसके बाद 10:30-11 बजे उठना, तो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा। तो इसकी वजह से फ़र्स्ट ऑफ ऑल माय अपॉलॉजीज़। और आप लोगों के कमेंट्स और कंसर्न्स की लिस्ट मेरी मार्केटिंग मैनेजर मिस निशा उमर ने रेडी की है। मैंने अभी तक उसको गो थ्रू नहीं किया, लेकिन उसको गो थ्रू कर लेते हैं और फिर बताता हूँ कि क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या सजेशंस हैं। तो लिस्ट ओपन करते हैं। ओके, पहला कमेंट है मोहम्मद M अमजद। यार तुम शोखे बहुत हो जाते हो यार, कम ऑन। पहला कमेंट यही है कि यार तुम शोखे बहुत हो जाते हो। भाई मेरे प्यारे भाई, मैं शोखा नहीं होता, कोई चीज़ मैं आर्टिफिशियल नहीं करता। जो एक स्टाइल है उसी स्टाइल में मैं आप लोगों से बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत हंसा लूँ और उसी हिसाब से चलती रहें चीज़ें। तो शोखा होने की कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो यार मैं ट्राई करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा
शोखा ना हूँ। ओके, दूसरा कमेंट है, आप लाइव क्यों नहीं आते? मोहम्मद बासिर साहब, मैंने भी बताया कि रूटीन मेरी काफ़ी हेक्टिक हुई हुई है, तो जिस टाइम पे आप लोग फ्री पाकिस्तान में या इंडिया में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में आप लोग फ्री होते हैं, उस टाइम पे यहाँ पर टाइम का कॉन्फ्लिक्ट, उस टाइम पे शायद मैं फ्री नहीं हो पाता, और फिर शायद जब मैं फ्री हूँगा तो आप लोग शायद बिज़ी हों, तो वो टाइम प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर, मैं इसका एक सेशन रखूँगा और कोशिश करूँगा कि लाइव आया करूँ मंथ में एटलीस्ट 2 दफ़ा, तो एटलीस्ट मैं लाइव आऊँ मंथ के अंदर। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा, टाइम निकालूँगा। वीकेंड के ऊपर यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि वीकेंड के ऊपर फैमिली टाइम होता है, सारे पूरे वीक की हेक्टिक रूटीन के बाद एक वीकेंड ही आता है सैटरडे का और संडे का, तो सैटरडे का तो दिन वैसे ही रेस्ट में गुजर जाता है, तो कुछ घर की चीज़ें वगैरह करना, और फिर उसके बाद रह गया संडे, तो संडे को फिर मंडे की तैयारी में, पूरे वीक की तैयारी में अपना कैलेंडर मेंटेन करना कि नेक्स्ट वीक का क्या क्या काम है, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाता। खैर, नेक्स्ट कमेंट है अब्दुल्ला हसन साहब, कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब, मेरी वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो है वो है, भाई आप कौन है ये साहब? है हसन माजिद साहब, कहते हैं कि भाई टीआरसी के ऊपर जॉब कर सकते हैं? नहीं भाई, टीआरसी के ऊपर आप जॉब नहीं कर सकते, लेकिन आप जॉब के ऊपर जॉब सर्च ज़रूर कर सकते हैं। टीआरसी के ऊपर आप, जब कोई कंपनी आपको जॉब दे देगी तो उस कंपनी के ऊपर है कि वो कंपनी आपको जो है वो वर्क परमिट, वर्क वीज़ा इशू करती है, जो कि फ़ौरन नहीं मिलता, 6 मंथ्स के बाद मिलता है, क्योंकि कंपनी 3 मंथ्स का पे आपको लर्न करवाती है, आपको ट्रेनिंग देती है, फिर उसके बाद उनका प्रोबेशन पीरियड है नेक्स्ट 3 मंथ्स का, तो फिर कंपनी बेसिकली आपको एनालाइज करती है और फिर उसके बाद डिसाइड करती है कि आपको वर्क परमिट, ब्लू कार्ड जिसको कहते हैं, वो देना है या नहीं देना। अच्छा, अगला कमेंट है काजिम, यस, मिस्टर काजिम साहब, कहते हैं कि भाई टीआरसी की फीसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, मैंने सुना है। बिल्कुल भाई, टीआरसी की फीसेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं। जिस तरह आप सबको पता है कि लेरा डे बाय डे डाउन जा रहा है, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मुनाफली है। ये नहीं है कि लेरा कभी ऊपर नहीं आएगा, पाकिस्तान की तरह नहीं है यहाँ पे, या इंडिया की तरह सिस्टम नहीं है यहाँ पर कि डॉलर जो है वो पाकिस्तान में 165 या 168 के ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट 14 समथिंग के ऊपर है, 14 लेरा पे है। तो बिल्कुल है, रिसेशन इतना नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत हो गया है, महंगाई बहुत हो गई है यहाँ पर भी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मोनोपोली है, जिनको पता है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, और उसके बाद फिर लेरा ऊपर अपनी ओरिजिनल शेप के ऊपर आएगा, 24-25 तक हिट करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा, टाइम लगेगा। उसके पीछे जो मोनोपोली है, जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया और मैंने रिसर्च किया, वो ये है कि 2023 में ये काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाएगा। इन्होंने सेंट्रल बैंक से अपने जो इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट, उसको लो डाउन किया। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान ने, उन्होंने यहाँ के इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा लेस किया, जिसकी वजह से डॉलर ने पीक पकड़ी है। अब जब डॉलर ने पीक पकड़ी है तो लेरा ऑब्वियसली डिवैल्यूएड हुआ है, वो नीचे आया है, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, क्योंकि 2023 में इलेक्शन फिर होने हैं ऑब्वियसली, और एर्दोगान ऑलमोस्ट लाइक 15 to 16 ईयर्स से यहाँ का प्रेसिडेंट है, तो ही नो हाउ टू प्ले विद द मोनोपोली। तो उन्होंने ट्रेड भी अपनी काफ़ी ज़ाहिर बातें, लेरा नीचे आएगा तो ट्रेड ज़्यादा होगी, ट्रेड इजी हो जाएगी अदर कंट्रीज़ के लिए, लेबर कॉस्ट काफ़ी इकनॉमिकल हो जाएगी, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी मोनोपोली के साथ खेल रहे हैं। और लेरा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है लोग परेशान हैं ऑब्वियसली हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने अदर कंट्रीज़ में हैं। मैंने देखा है कि सऊदीया में है, दुबई में लोग काफ़ी परेशान हैं, पाकिस्तान में ऑब्वियसली, मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ। इंडिया से काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का दोनों का हाल जो है भाई वो ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो भाईजान ये ऊपर जाएगा,
और टीआरसी की प्राइसेस वाकई जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं। पहले टीआरसी होता था जो कि गवर्नमेंट की टीआरसी की फ़ीस थी, वो थी ऑलमोस्ट कोई 800 टर्किश लिरास, 800 टर्किश लिरा, और ऑन टॉप ऑफ इट आपको इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ते थे, फिर आप लोगों को ट्रांसलेटर के पैसे देने पड़ते थे, फिर ट्रांसलेशन के, फिर जो है इंश्योरेंस के, नोटरी के, ये सारे मिला मिलो के ऑलमोस्ट कोई 1500 से 1600 टर्किश लिरा लग जाता था। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ टीआरसी की जो फ़ीस है जो गवर्नमेंट ने सेट किया वो 800 से उठा के वो लोग ले गए 1275 टर्किश लिरास। तो काफ़ी ऑलमोस्ट कोई 450 से ऑलमोस्ट पौने 500 तक का फिगर इन्होंने इंक्रीज़ किया है अपनी फ़ीसों में। और ऑन टॉप ऑफ इट फिर इंश्योरेंस है, नोटरी है, ट्रांसलेटर के पैसे हैं और ट्रांसलेशन ऑफिसर के पैसे हैं। तो ये सारे सूरे पैसे मिला मिलो के पर हेड पर एप्लीकेंट ऑलमोस्ट अब 1500 से 1600 नहीं लगता, ये कहानी पहुंच गई है भाई 1800 से 2000 के करीब। तो आपको 2000 तक टर्किश लिरा पर एप्लीकेंट लाजमी लगता है। ओके, नेक्स्ट है आयशा इकराम। आयशा इकराम कहती हैं कि रेंट की क्या सिचुएशन है आपके सिटी इज़मीर में। मिस आयशा, मैं इज़मीर IZMIR इज़मीर में बिल्कुल भी नहीं होता। मैं इज़मीत IZMIT, टी एज एन टैंगो, मैं उसमें होता हूँ। इज़मीत कोजेले ये प्रोवेंस है, इस्तांबुल से ऑलमोस्ट कोई 1.5 आवर की ड्राइव के ऊपर है, और अगर ट्रेन के ऊपर जाए तो 1 घंटा लगता है। तो मैं इज़मीत में होता हूँ और यहाँ पर रेंट इंक्रीज़ हो गए हैं। अब रेंट्स की वो सिचुएशन नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब 2+1 का जो रेंट है वो ऑलमोस्ट कोई आपको 2000 से 2000 टर्किश लिरास से 2500 टर्किश लिरास तक मिलता है। इसी तरह 3+1 में चले जाएं तो 3+1 आपको 2250 टर्किश लिरा से लेकर ऑलमोस्ट कोई 3000 टर्किश लिरा तक रेंट के ऊपर मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। ओके, अब इसमें एक और एक एलिमेंट भी आता है कि ये फर्निश्ड है या नॉन फर्निश्ड है। तो इसमें जो बेसिकली आप नॉन फर्निश्ड भी ले लें और फर्निश्ड भी ले लें, इसमें आपको फर्निश भी मिल जाएगा और नॉन फर्निश भी मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि अगर तो वो घर काफ़ी सारा पुराना है, ओल्ड बिल्डिंग है और फर्निश्ड है तो आपको इस रेंज में मिल जाएगा, और अगर तो न्यू बिल्डिंग है और फर्निश्ड है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट कमेंट है हफ्सा सदफ। ओके, ये कहती हैं कि 1+1 का क्या रेंट है। देखो यहाँ पर 1+1 इज़मीत को जेले में 1+1 बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ये 1+1 की यहाँ पर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है घरों की। तो जो लिमिटेड से घर हैं वो लोग कोशिश करते हैं हम उसको फर्निश्ड दें, और वो अनफर्निश्ड आपको नहीं मिलता है। तो 1+1 अगर फर्निश्ड मिल रहा है तो वो ऑलमोस्ट कोई 2000 से 2000 टर्किश लिरा से 2500 टर्किश लिरा तक होगा, जिसमें फर्निश्ड में आपका बेड होगा, कबर्ड होगी और लाइक LED लगी हुई होगी, वॉशिंग मशीन होगी, डिश वॉशर होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, यानी होम अप्लाइंसेस और डेली बेसिस की सारी चीज़ें होंगी। तो ये ऑलमोस्ट 2000 टर्किश लिरा से 2500 टर्किश लिरास के राउंड अबाउट मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट कमेंट है सैयद हसन मुर्तज़ा। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पूछते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी और गैस पहले से इंस्टॉल्ड होती है या अपने नाम पे? नहीं, ये पहले से इंस्टॉल्ड नहीं होती। यहाँ पर जो टेनेंट्स आते हैं वो अपने नाम के ऊपर खुद इसको उनको एक्टिव करवानी होती है, उसको इंस्टॉल करवाना होता है। जब कोई टेनेंट छोड़ के जाता है तो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं, गैस वाले आते हैं और उसको कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में बेसिकली क्या होता है कि जब आप घर रेंट के ऊपर लेते हैं तो वहाँ पे वापडा की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी आपको चलती हुई हालत में मिलती है, गैस सुई गैस लगी हुई होती है घर में। पानी हमारे पास मोस्टली बोर का आता है, मोटर चला के जो बोर वाला होता है ज़मीन से, या नहीं तो सोसाइटीज़ के अंदर टैंकियाँ वगैरह होती हैं, टैंकीज़ के थ्रू जो है वाटर सप्लाई होता है। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है भाई, आपको यहाँ पर आने के बाद अपने नाम के ऊपर खुद एक्टिव करवानी है। अच्छा, यहाँ पर एक और एक चीज़ आ जाती है कि अब जब आपने TRC अप्लाई किया है और आप यहाँ पर आके रहना शुरू हो गए, आपने घर ले लिया रेंट पे, अब घर में ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है,
तो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है और उसके बाद आपने उनके लिए गैस शैस वगैरह के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास TRC कार्ड आ नहीं जाता। तो मैं बेसिकली जो लोग GSS के थ्रू अपना केस लाइक TRC का केस प्रोस्यू करते हैं, तो हम उनको अपने बिहाफ पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर एक्टिव करवा के देते हैं। यानी हम, अजान हो रही है, वीडियो को अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। यस व्यूअर्स, तो मैं बता रहा था जो GSS के थ्रू जो कोई भी पाकिस्तान या जो कोई भी एशियन कंट्रीज से यहाँ पर आता है या किसी भी कंट्री से इधर आता है और वो GSS के थ्रू अपना TRC का केस प्रूव करता है, तो हम लोग अपने नेम के ऊपर उनकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर एक्टिव करवा के देते हैं। अब गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर अप्लाई करने के उनके नॉमिनल से सिक्योरिटी और चार्जेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपको लाइक इलेक्ट्रिक कंपनी को देने हैं, गैस कंपनी को देने हैं और वाटर कंपनी को देने हैं। तो वो ऑलमोस्ट कोई 1500 टर्किश ले रहा है, जो कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। तो वो आप हमें पे करेंगे, हम आपके बिहाफ के ऊपर, अपने नाम के ऊपर आपको ये यूटिलिटीज़ इंस्टॉल करवा के देंगे। तो जब वो इंस्टॉल हो जाएंगी और आपका TRC कार्ड आ जाएगा, आप उसको अपने नाम के ऊपर ईज़िली ट्रांसफ़र कर लेंगे और वही आपकी सिक्योरिटी और गैस उनके पास डिपॉजिट रहेगा। तो जब आप जहाँ से छोड़ के जा रहे होंगे या घर शिफ्ट कर रहे होंगे, तो आप उनको रिक्वेस्ट देंगे, वो कैंसिल करेंगे और आपकी सिक्योरिटी और डिपॉजिट जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो जो कोई भी वहाँ पे जमा करवाने की फ़ीसेस हैं, जो कोई भी रिसिप्ट्स वगैरह हैं, वो डेफिनेटली हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि भाई इतने पैसे आपने हमें दिए थे और ये आपके पैसे इतने बच गए हैं, ये आपके रिटर्न है, ये पैसे आपके उन कंपनीज़ के पास जमा है। ओके, नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि माशाल्लाह से आपकी फैमिली बहुत अच्छी और आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। यार थैंक यू सो मच अगेन। ये कौन है? ये है सैयद रजब साहब, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपको बहुत दे, आपको, थैंक यू। अच्छा, अगला कमेंट है सैयद बाबर। ये कहते हैं कि मिनिमम सैलरीज क्या है टर्की में? यार देखो बाबर साहब, टर्की में जो सैलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब 20 to 30% का सैलरी का रेस आ गया है। अब 2000 अभी तक इस ईयर के एंड तक जो सैलरीज थी नॉर्मली यहाँ पे जो लो वेज सैलरी है मिनिमम वो है 2850 टर्किश लिरास। ओके, ऑन टॉप ऑफ इट आपको मिलते थे कमीशंस वगैरह कंपनी की तरफ से। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा जो है वो सैलरी में इंक्रीज़ आया है। नेक्स्ट ईयर से 2022 से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है तो सैलरी में भी रेज़ आया। वो मैंने एक नोट बनाया है, मैं थोड़ा सा वो आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन हुआ है इस टाइम पे टर्की में वो ऑलमोस्ट 19.31% का इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 20 to 30% सैलरीज़ में रेज़ हुआ है। अब आप लोगों की जो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी है वो 2800 नहीं रही, अब वो हो गई है ऑलमोस्ट कोई 3673 टर्किश लिरास। सॉरी, हाँ, तो ये सैलरीज यहाँ की अब बेसिक सैलरीज हैं। अब वो वाली सैलरी नहीं रही कि 2850 मिलेगा, अब यहाँ पे 3673 टर्किश लिरास यहाँ की बेसिक सैलरी होगी। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। मिसेस हफ्सा खातून, नाइस नेम। हफ्सा पूछ रही हैं कि अगर कोई उधर आके बिज़नेस रजिस्टर्ड करता है तो उसमें कितना एक्सपेंस है? देखो, कंपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दो तरह की है, एक सोलो जिसको आप सोल प्रोप्राइटर कहते हैं और दूसरी है LLC, लो लाइबिलिटी कंपनी। जो सोलो है उसका भी उतना ही एक्सपेंस है और जो LLC है उसका भी उतना ही एक्सपेंस है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। जहाँ तक बात है एक्सपेंस की, अगर हम LLC की बात करें तो टर्किश गवर्नमेंट ने अब जो वो है क्या कहते हैं, इनकी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ कर दी हैं।
पहले कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो जाती थी ऑलमोस्ट कोई 5 से 6 हज़ार टर्किश लिरा में, चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी रजिस्टर, यानी हर चीज़ थ्रू और प्रॉपर कंपनी रजिस्ट्रेशन 5 to 6,000 टर्किश लिरा में हो जाती थी। लेकिन अब जब से प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 6 से 7,000, 6 to 7,000 टर्किश लिरास पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है यहाँ पर। ऑन टॉप ऑफ इट आपको एक लीगल एडवाइज़र हायर करना पड़ता है, जो कि आप लोग उसको पे करने पड़ते हैं। डिफरेंट लीगल एडवाइज़र के डिफरेंट चार्जेस हैं। तो ये आपकी कहानी ऑलमोस्ट कोई जाके 10 to 12,000 टर्किश लिरा पे पड़ जाती है ईदर वेज। अगर हमारे थ्रू करवाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे भी कंसल्टेंसी चार्जेस हैं, उसके बाद लीगल एडवाइज़र अरेंज करके देना, अकाउंटेंट फ़ी होती है, चेंबर ऑफ कॉमर्स की फ़ी है इसमें, उसके बाद ट्रांसलेटर की फ़ी है, नोटरी की फ़ी है। तो ये सारे खर्चे डाल डूल के तकरीबन कोई ऑलमोस्ट कोई 10 से 12,000 टर्किश लिरा लग जाते हैं कंपनी रजिस्टर करने में। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। जमाल अहमद साहब पूछ रहे हैं कि क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर ब्लू कार्ड वर्क परमिट मिल जाता है? नहीं भाई, देखें यहाँ पर भी सीन है डिफरेंट। अगर तो आप कंपनी खोलते हैं बड़े लेवल की जिसमें आप 50 टर्किश एम्प्लॉयज़ को जॉब देते हैं, फिर 50, तो आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। उसका भी एक क्राइटेरिया है कि 50 एम्प्लॉयज़ को आपने जॉब देनी है, आपने प्रॉपर एक बड़ी हेल्दी कंपनी, आपने वेल्थी कंपनी आपने ओपन किया, वेल्थी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, तो फिर आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर तो आप LLC के साथ खोलते हैं कंपनी, यानी लो लाइबिलिटी कंपनी खोलते हैं, और आप 50 टर्किश बंदों को नहीं देते, तो आपका वीज़ा स्टेटस चेंज होता है। देखिए, आप पहले आए यहाँ पे TRC के ऊपर आने के बाद आप 1 साल तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे, या नहीं तो वापस चले जाएंगे। और अगर तो यहाँ पे फ्यूचर प्रोलॉन्ग करने के लिए आए हैं, यहाँ पे सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, तो आपने यहाँ तो प्रॉपर्टी परचेस करनी है यहाँ पे वीज़ा रिन्यू करने के लिए, या नहीं तो कंपनी रजिस्टर्ड करनी है। और अगर तो आप प्रॉपर्टी परचेस नहीं करते, कंपनी रजिस्टर करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जब आप वीज़ा रिन्यू करवाते हैं तो आपका होता तो टेम्परेरी रेजिडेंसी है, लेकिन उसका वीज़ा स्टेटस आप लोगों का चेंज हो जाता है। वो स्टेटस फिर टूरिस्टिक नहीं रहता, वो फिर बिजनेस कैटेगरी के ऊपर आ जाता है। तो फिर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, ये उसके ऊपर होता है कि आपको 2 ईयर्स का वीज़ा दे दें या आपको 1 ईयर का वीज़ा दें। और उसके मूड के ऊपर डिपेंड है कि घर से किस मूड में आया है। वाइफ ने उसको अच्छे से सी ऑफ किया, बच्चों ने उसको अच्छे से सी ऑफ किया है कि पापा जाएं, ऑफिस जाएं, दिल लगा के काम करें, हैप्पी है तो शायद आपको 2 ईयर्स की स्टैम्प लगा के दे देगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स की। नहीं, गुस्से में आया है, बीवी से लड़के आया, बच्चों से सुबह बच्चों ने उसको तंग कर दिया है, तो ऑफिस में आके सड़ा हुआ बैठा हुआ है, उसने फ़ाइल देखी आपकी, लकीली आपकी फ़ाइल सामने आ गई, तो उसने 1 ईयर की स्टैम्प लगा के आगे भेज दी। बट हेज मिलता है, आपका वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाता है, फिर टूरिस्टिक नहीं रहता, बिजनेस के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट कमेंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि कौन साहब है, अरमगान ओके, अरमगान साहब पूछ रहे हैं कि क्या बिज़नेस के ऊपर 5 टर्किश एम्प्लॉयज़ को फ़ॉरेन जॉब देनी होती है? नहीं, आपको फ़ॉरेन जॉब नहीं देनी होती 5 टर्किश एम्प्लॉयज़ को। जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपके पास 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। 6 मंथ्स का टाइम पीरियड के बाद आपको 5 टर्किश लोकल्स को जॉब देनी है, हर हाल में देनी है। अगर तो शुरू में आपकी बिज़नेस की अब जो नीड है, आपने 2 बंदे रख लिए, 1 बंदा रख लिया, 3 बंदे रख लिए, शुरू में जितने आपको एम्प्लॉय चाहिए, आपने ऑब्वियसली आप अकेले 1 मैन शो तो नहीं होंगे ना, आप अकेले ऑफिस में काम तो नहीं करेंगे, आपको एम्प्लॉयज़ तो लाजमी चाहिए। तो आपने उनको जॉब दे दी, आहिस्ता आहिस्ता करके 5 महीने तक आपने उनको अपने पास 5 टर्किश एम्प्लॉयज़ रखने हैं। अब जब आप टर्किश एम्प्लॉयज़ को जॉब देते हैं तो उनका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ यहाँ से कि बेसिक सैलरी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 3,673 दैट इज़ योर बेसिक सैलरी। उसके बाद एम्प्लॉय का आपको टैक्स पे करना है, इंश्योरेंस पे करनी है। तो ये कहानी जाके एक एम्प्लॉय आप लोगों को पड़ता है, एम्प्लॉयर को जिसकी कंपनी है यहाँ पर, तो वो 5,463, अब 63 आता नहीं था मुझे उर्दू में कहना, तो मैं इंग्लिश में अंदर आ गया। तो 5,463 टर्किश लिरास आपने आपकी जेब से निकलता है एक एम्प्लॉय के ऊपर। तो 5 हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कहानी तकरीबन जाके कोई 20 और यानी 22,500 के करीब आपके
क्या पर मंथ का एक्सपेंस बनता है, जो कि आपको पे करना है नेक्स्ट ईयर से 2022 का ये अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। अब पहले होता था कि आपका एक एम्प्लॉय के ऊपर ख़र्चा आ रहा होता था, सैलरी उसकी आपने 2875 उसकी सैलरी है, टैक्स इंश्योरेंस मिला के वो तकरीबन कोई पौने 4,000 टर्किश लेरा, 3,800 समथिंग टर्किश लेरा का एक एम्प्लॉय पड़ता था। लेकिन अब जब आप कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो उनकी सैलरी और प्लस इंश्योरेंस और प्लस टैक्स, ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो आपने टोटल पे करना है वो तकरीबन होता है 5,463 टर्किश लेरा। अगेन 63 की उर्दू वीक है मेरी, सॉरी। और नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद अहमद साहब कह रहे हैं कि क्या LLC कंपनी के ऊपर सिटीज़नशिप मिल जाती है? देखिए, आपको सिटीज़नशिप सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर मिलेगी या तो आप 250,000 USD अमेरिकन डॉलर्स की आप या तो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें, आपको यूँ करके आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी, या नहीं तो आप 50 टर्किश एम्प्लॉइज़ के साथ कंपनी रजिस्टर कर लें। नहीं तो आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर TRC के ऊपर आएँ, टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट, फिर या तो 250,000 USD से नीचे की प्रॉपर्टी परचेज़ करके उसको 5 साल तक अपने पास होल्ड करें, या अपना बिज़नेस ओपन करके उसके 5 साल तक आप अपना बिज़नेस रन करें, और आप उसमें 5 रखें, 6 रखें, 7 एम्प्लॉइज़ रखें, जितने भी आपकी बिज़नेस की नीड है उतने एम्प्लॉइज़ रखें, और 5 ईयर्स तक आप उसके टैक्स पे करें। जब आप 5 ईयर्स तक टैक्स पे करते हैं या कोई प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड करते हैं तो आप सिटीज़नशिप के लिए 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। तो 5 साल के बाद आप जब अपना वीज़ा रिन्यू करने के लिए जा रहे होते हो तो बेसिकली आप अपनी सिटीज़नशिप वहाँ पे सबमिट करने के लिए जा रहे होते हैं। आप उनको अपनी सारी हिस्ट्री दिखाते हैं कि यार मैं अब यहाँ पर बिज़नेस कर रहा हूँ, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरे टैक्स रिटर्न्स हैं, इतने एम्प्लॉइज़ हैं, ये मेरे बिज़नेस का स्टेटस है, या ये मेरी प्रॉपर्टी का स्टेटस है, इस टाइम पर मैंने प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है, मैं फर्दर यहाँ पर और रहना चाह रहा हूँ। तो आप सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ पर सिटीज़नशिप की फ़ाइल अपनी सबमिट करते हैं। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट कमेंट है कि क्या कौन है ये है, नाम बड़ा मुश्किल है खान साहब का, खान साहब आई एम रियली सॉरी, आपका फर्स्ट नेम मेरे से नहीं प्रोनाउंस हो रहा, लास्ट नेम मैं कह देता हूँ। खान साहब हैं कोई, इन्होंने किया है कि क्या TRC के ऊपर हम वापस पाकिस्तान कब आएगा, हम TRC के ऊपर पाकिस्तान कब आएगा? तो खान साहब, आपके पास जब TRC कार्ड आ जाएगा तो आप पाकिस्तान आ जाएगा। किस तरह? जब आपने यहाँ पे TRC कार्ड अप्लाई किया तो कार्ड आने में टाइम लगता है। वो कार्ड होता है ना रेड कलर का, जो कि यहाँ का, जिस तरह पाकिस्तान का ग्रीन कलर का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, वैसे ही आप लोगों को यहाँ का कार्ड मिलता है, रेजिडेंसी कार्ड। तो वो जब आपको मिल जाए आप पाकिस्तान चले जाएं, फिर पाकिस्तान से वापस यहाँ पे टर्की आने के लिए आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपने जस्ट अपने घर का एग्रीमेंट लेटर आप लेके जाएं साथ, वो उनको दिखाएं कि ये मेरी रेजिडेंसी है भाई वहाँ पर, और उसके बाद जो है अपना जो रेड कार्ड है वो आप एयरपोर्ट के ऊपर दिखाएं, और फिर आप वापस आ जाएं जब आपको आना हो, जब आपको जाना हो। एक चीज़ और मैं कंफर्म करता चलूँ कि जब तक TRC कार्ड नहीं आता आप लोगों का, काइंडली मुल्क छोड़ के, टर्की छोड़ के अपने कंट्री या किसी कंट्री में ना जाए। जा तो सकते हैं, कोई बड़ी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर वापस आना है, हर हाल में वापस आना है। नहीं तो आपको अगर 15 दिन से डिले है तो फिर आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। तो इतना पैसा, अगर तो कोई खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी की कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है, फिर तो चला जाए और फिर 15 डेज़ के अंदर वापस आके अपना TRC कार्ड ले लें। और अगर तो नहीं तो आपको फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, और समटाइम एयरपोर्ट के ऊपर भी आप लोगों को रोक लेंगे कि आपके पास वीज़ा नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप कहते हैं मैंने TRC अप्लाई किया हुआ है, उनको रिसिप्ट जो होती है वो दिखा सकते हैं, तो शायद आपको बोर्डिंग चेक इन करने दें और बोर्डिंग करने दें, अदरवाइज़ रोक भी लेते हैं। तो रेकमेंडेशन मेरी तरफ से यही है कि अगर तो खुदा ना खास्ता इमरजेंसी, बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है, तो फिर स्टे करें, अपना TRC कार्ड लें और फिर मुल्क छोड़ के वापस आएँ। नहीं तो आप लोगों को
प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन साहब कह रहे हैं कि टर्की में जॉब्स के लिए टर्किश आना ज़रूरी है। मैंने सुना है कि जॉब्स नहीं है वहाँ पे, यहाँ के लोकल्स भी बहुत परेशान हैं। जैन भाई, आपका नाम माशाल्लाह से इतना प्यारा है, और एक छोटी सी मैं बात कहूँगा कि देखो यार, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ना मैंने जॉब देनी है किसी को, ना मेरी इतनी औकात, ना किसी की इतनी औकात कि वो किसी को रिस्क दे सके। रिस्क देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है। तो अब आप अफ्रीका चले जाओ, टर्की आ जाओ, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, या वोनुवातू चले जाओ, या जहाँ मर्जी दुनिया के कोने में चले जाओ, यार रिस्क आपको मिलना है। बशर्त ये है कि आपने मेहनत करनी है। जहाँ तक बात है जॉब्स की, तो यार टर्की में लाखों जॉब्स हैं भाई, बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन कुछ रेडियस है, उस रेडियस के अंदर जॉब्स हैं। रेडियस क्या है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। टर्किश लोकल्स को बेसिकली इंग्लिश नहीं आती, बहुत रेयर लोगों को इंग्लिश आती है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं। इससे पहले मैं एक और बात करता चलूँ, अब यहाँ से अगर कोई टर्किश उठ के पाकिस्तान आता है और वो आके वहाँ पे कहता है कि यार पाकिस्तान में जॉब करने के लिए आपको उर्दू आनी चाहिए, या इंडिया चला जाता है, इंडिया जाके कहता है कि इंडिया में जॉब करने के लिए हिंदी आनी चाहिए, बांग्लादेश चला जाता है, बांग्लादेश जाके कहता है कि यार हिंदी आनी चाहिए, सऊदी अरेबिया चला जाता है, वहाँ पे कहता है यार अरबी आनी चाहिए। तो भाई देखो, आपको स्ट्रीट कन्वर्सेशन के लिए टर्किश आनी चाहिए, ज़रूरी है। सेम जिसी तरह कि अब मैं पाकिस्तान में किसी दुकान वाले के ऊपर जाके मैं उसे कहूँ यो स्वाप 1 किलो दाल देना इस तरह तो नहीं करूँगा ना, मैं उसको जाके कहूँगा कि यार भाईजान 1 किलो दाल तो तोल दो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको स्ट्रीट कन्वर्सेशन के लिए टर्किश आनी चाहिए। जहाँ तक बात है कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर में भाई इंग्लिश बोली जाती है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पे जर्मन बोली जाती है, यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, यहाँ पे डच बोली जाती है, यहाँ पे फिनिश बोली जाती है, या यहाँ पे बहुत सारी ज़बानें बोली जाती है। अगर तो आपको इंग्लिश आती है तो भाई आपके लिए यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं, स्कूल में जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में जॉब है, ऑफिस में जॉब है, ब्लू कॉलर्स, वाइट कॉलर्स और ग्रे कॉलर्स, तीनों टाइप की यहाँ पे आपको जॉब्स अवेलेबल है। बशर्त ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश स्पीकर्स की, नेटिव्स की स्पेशली यहाँ पे बहुत डिमांड है। तो ये इस चीज़ का किसी की बातों में मत आए यार, काइंडली जैन भाई, आप जो है अपने पे कॉन्फिडेंट रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, मौला पे देंगे, आपको बिल्कुल देंगे, आप जॉब्स हैं यार यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, इज़मीत को जेले में प्रॉपर्टीज़ 2+1 और 3+1 अपार्टमेंट कहाँ तक मिल जाता है? प्राइसेस भाईजान बढ़ चुकी हैं, और पहले 2+1 बहुत अच्छा इजीली तकरीबन 4.5 से 5 लाख टर्किश लिरा के दरमियान बहुत अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता था। अब यही अपार्टमेंट 5.5 से 6 लाख टर्किश लिरा पे। तो प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रही हैं, चीज़ों की भी, महंगाई इधर भी हो रही है। बट ये एक गोल्डन टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि लेरा हुआ है नीचे। पाकिस्तान या इंडिया या जिस भी कंट्री से आप मनी एक्सचेंज कराएंगे तो ऑब्वियसली लेरा बहुत बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा। डॉलर भी ऊपर गया हुआ, अगर तो डॉलर लेके भी आएंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 लेरा का डॉलर जा रहा है, तो अच्छी भली करेंसी बन जाती है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ये गोल्डन टाइम है। यहाँ पर आगे प्रॉपर्टी अगर परचेस करना चाहते हैं तो कर लें। कंपैरेटिवली इस्तांबुल, अदर अंकारा हो गया, अंतालिया हो गया, इन सिटीज़ के अंदर रेट काफ़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। हबीबुल्लाह साहब कहते हैं कि वहाँ टर्की आकर कार वॉश का बिज़नेस कैसा है और गाड़ियों का बिज़नेस कैसा है? देखो यार, अगेन बिज़नेस के ऊपर मैं ज़्यादा कन्वर्सेशन या आइडियाज़ किसी को नहीं देता, या कोई सजेशन नहीं देता कि यार टर्की आके कार वॉश का बिज़नेस कर लो या रेस्टोरेंट डाल लो
या कोई या आप कोई यहाँ पर वर्कशॉप ओपन करो, तो मैं इस तरह का कोई सजेशन किसी को नहीं देता। उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये है, देखो हर बंदे की मार्केट स्टडी करने की एक अपना स्टाइल होता है, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, R&D, अपना एक स्टाइल होता है। तो वो हर बंदा अपने हिसाब से देखता है मार्केट को, क्योंकि उसके जेब से पैसे लग रहे हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस है। अब मैं आपको कह दूं कि यार इधर कार वाश का बहुत ज़्यादा बिजनेस है, जो कि है, नो डाउट, बिल्कुल है। मैं आपको कह दूं कि यार इधर बहुत ज़्यादा बिजनेस है, आप पैसे लेके और कार वॉश यहाँ पे ओपन करो। अब आप आए यहाँ पर, आपने आके अपने आपको तो इज़मीत को जेलेगा या टर्की का इतनी नो हाउ नहीं है। आपने देखा कि यार ये मैं इस जगह के ऊपर ले लेता हूँ, ये कार वॉश खाली पड़ा हुआ है, मैं इसको रेंट के ऊपर ले लेता हूँ। आपने कार वॉश ले लिया, खुदा ना खास्ता वो नहीं चलता। क्यों नहीं चल रहा? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। वहाँ पे गाड़ियों का इतना ट्रैफिक नहीं है। आपने अंदर की तरफ, आपने मेन के ऊपर कार वॉश नहीं खोला, आपने अंदर की तरफ खोला। अब आपने 6 महीने उसको चलाया, 4 महीने चलाया, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको लॉस हो रहा, खुदा ना खास्ता। फिर आप कहेंगे यार उमर ने कहा था कि कार वॉश का बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो कार वॉश खोलते हैं। साले ने फंसा दिया, पैसे डुबो दिए, झूठा है। तो भाईजान इस वजह से मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता। हाँ, कोई कहता है बिजनेस है, मैं कहता हूँ भाई टर्की आओ, आके स्टडी करो। मेरे से कोई पूछता है कि यार आप क्या करना चाहते हो, तो हाँ, मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ, जो कि मेरा फ्यूचर प्लान भी है, तो वो यहाँ पर है। मैं शायद फूड का आगे इन फ्यूचर फूड का बिज़नेस भी स्टार्ट करूँ। तो अभी तो नहीं, फ़िलहाल अभी तो अतातुर्क साहब मेरे पास थोड़े कम हैं। तो जब मेरे पास अतातुर्क साहब बहुत सारे आ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर डालूँगा। और मेरा है फूड का, यानी मेरा अपना इंटरेस्ट है। बाकी बिजनेसेस यार यहाँ पर हैं, बिल्कुल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टर्की की सबसे बड़ी पोर्ट ऑफ कोजेले यहाँ पर है। जिस प्रोविंस में मैं बैठा हुआ हूँ, इज़मीत डिस्ट्रिक्ट में मैं बैठा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे सबसे बड़ी पोर्ट है यार। तो यहाँ पे बिजनेसेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, तो इंडिया के साथ काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है नताशा बिल्जे। ओके, नताशा बिल्जे कहती हैं कि एक फैमिली का TRC के ऊपर लेने पे कितना खर्चा है। मैं टर्की आना चाहती हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ और 3 बच्चे, और मंथली एक्सपेंस क्या है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि TRC के ऊपर एक बंदे का जो खर्चा है वो ऑलमोस्ट कोई 2000 टर्किश लिरा तक पहुंच जाता है, गवर्नमेंट फीसेस वगैरह। और उसके बाद ऑब्वियसली मेरे से सर्विसेज लेंगे तो हमारे भी चार्जेस हैं। वो आप मेरे से व्हाट्सएप कर लीजिएगा, क्योंकि वो निगोशिएबल है। तो हम हर एक को अलग मैं प्राइस कोड करता हूँ, क्योंकि फैमिली साइज़ के ऊपर कोई इंडिपेंडेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली काम उतना ही है, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस बताता हूँ अपनी। लेकिन जहाँ तक बात है लिविंग एक्सपेंस की, कि मंथली लिविंग एक्सपेंस कितना है, हस्बैंड एंड वाइफ और 3 बच्चे, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी अर्सा पहले, लेकिन उसमें अब थोड़ा सा चेंज है प्राइसेस में। घर का रेंट और आपकी किचन की सारी ग्रॉसरी, आपकी यूटिलिटी, और आप ये जो आपका एक घर का जो फोकस एक्सपेंस है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार टर्किश ले रहा है, जिसमें आप अगर तो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, ट्रॉली लेके आपके बच्चे घुसते हैं और ट्रॉली माशाल्लाह से भर के निकलते हैं वहाँ से, तो फिर भी 5 से 6 साढ़े 6 हज़ार टर्किश ले रहा है, जिसमें आपका चिकन, वेजिटेबल, मीट और आपकी ये ग्रॉसरी, उसके बाद यूटिलिटीज़, हाउस रेंट, अपार्टमेंट रेंट, ये मिला के तकरीबन 5 से साढ़े 6 हज़ार टर्किश लिरा लग जाता है। ऑन टॉप ऑफ इट आपकी ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग देख लो, बाहर की होटलिंग दे लो, और पार्टीज़ वगैरह में आप लोग कितने आते जाते हो, तो वो एक ऑन टॉप ऑफ इट है। मैं उसको कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन ऑलमोस्ट 6 हज़ार टर्किश लिरा लगता है। सो व्यूअर्स, लास्ट कमेंट है आरिफ मुगल। ये मेरे से पूछ रहे हैं कि नुम्रा, ताज और टापू क्यों रिक्वायर्ड है। नुम्रा, ताज और टापू मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये होते क्या हैं, और ये हर सिटी के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है।
टापू बेसिकली कहते हैं टाइटल डीड को, जो कि होम ऑनर की तरफ से जब आप घर रेंट के ऊपर ले रहे होते हैं तो तब आपको रिक्वायर्ड होती है। और नुम्रा ताज आपको बल्दिया के ऑफिस में जाके उस टापू को अटेस्ट करवाना होता है, वहाँ से एक लेटर निकलवाना होता है कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप रह रहे हैं वो रियल प्रॉपर्टी है। तो भाईजान ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्तांबुल रीजन के लिए है, कोजेले इज़मीत रीजन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक रूमर फैला हुआ है कि पूरे टर्की में टापू रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है। इस्तांबुल में बेसिकली होता है क्या कि कंसल्टेंट्स जो हैं वो फेक रेंटल एग्रीमेंट लगाते हैं। फेक से मुराद के उन्होंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई होती है। वो लोग कहते हैं कि भाई आप होटल में जाएं, आराम करें, अपना पासपोर्ट की कॉपी दे दें, हम आपका TRC अप्लाई कर देंगे। तो एक टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से एक सेट रूल है, उसको अगर आप बाईपास करेंगे तो आप ही प्रॉब्लम में आएंगे। एजेंट्स का या कंसल्टेंट्स का कुछ भी नहीं जाना, उन्होंने आपसे अपनी फ़ीस ले लेनी है, बाद में आप लोगों को जलील करना है। तो उस चीज़ से बचें। इस्तांबुल में अगर लेते हैं तो खुद प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर जाके पहले रेंट पे लें। जब वो आप रेंट पे ले लेंगे तो वो रेंटल एग्रीमेंट आपका रियल होगा। फिर आप ऑनर को कहेंगे कि मुझे टापू दे, टाइटल डीड दे, वो आपको टाइटल डीड देगा। फिर आप बल्दिया के ऑफिस में जाएंगे और फिर वहाँ से जाके आप अपनी नुम्रा ताज वहाँ से बल्दिया के ऑफिस से निकलवाएंगे। इज़मीत कोजेले में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है और ना ही मैं ऐसा कोई रेंटल एग्रीमेंट फेक लगाता हूँ। मेरे पास काफ़ी कंसल्टेंट्स के मेरे पास कॉल्स वगैरह आती हैं, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि आप TRC जो है वो कितने में करते हैं रेंटल एग्रीमेंट लगा के। तो भाई अगर तो कोई कंसल्टेंट या एजेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है तो भाई मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। और यहाँ पर जो कोई भी लोग आते हैं आए, यहाँ पर होटल में उनका स्टे होता है, नेक्स्ट डे वो मेरे ऑफिस आते हैं, वहीं पर मैं रियल एस्टेट एजेंट को बुलाता हूँ और जो मेरे पास ऑप्शंस होती हैं वो मैं दिखाता हूँ कि भाई ये ऑप्शंस अवेलेबल है, ये इनकी प्राइसेस हैं। होम ऑनर से मैं बात करके पहले से रखता हूँ। डेफिनेटली आप लोग आने से पहले मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि यार हम लोग आ रहे हैं, इस डेट में आ रहे हैं। तो वो जब आप मुझे बताते हैं तो हम जाते हैं, गाड़ी में लेके जाता हूँ, विज़िट कराता हूँ, घर आपको समझ में आता है, अपार्टमेंट समझ में आता है, आप उसको होम ऑनर के साथ रेंटल एग्रीमेंट रियल होता है और रियल हर चीज़ है। मैं कोई फेक डॉक्यूमेंट या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगा के नहीं करता। तो नुम्रा ताज और टापू इज़मीत कोजेले के लिए भाई रिक्वायर्ड नहीं है, अभी तक फ़िलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। ये इस्तांबुल रीजन के लिए है और इस्तांबुल रीजन में बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो TRC के लिए अब एप्लीकेबल भी नहीं है। तो वीडियो एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और ऑफिस भी जाना है। वेदर अच्छा था तो मैंने सोचा कि आज बाहर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर तो यार ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी सारे जो कमेंट्स है वो कवर करने की कोशिश की है। फर्दर मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं लाइव सेशंस करूँ और लाइव आप लोगों को आंसर्स दूँ। अगेन नहीं आ सकता तो अपॉलॉजीज़। इस तरह के सेशंस में, इस तरह की वीडियोस टाइम बाय टाइम आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर मैं बताता रहूँगा। टिल देन यार अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और किसी ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़। आप लोगों के व्यूज़ बहुत सारे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब का इसलिए कहता हूँ और बेल नोटिफिकेशन का इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।